नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 में कंडक्ट हुआ था और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। हर प्रश्न के 4 ऑप्शंस थे। पिछली परीक्षाओं में 5 होते थे। ऑप्शन ई हटा दिया गया है और इसके साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, which is more than the 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जिसमें के 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो ये नए क्वेश्चन पेपर और नए पैटर्न के साथ आइए देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को और उनकी एक एनालिसिस करते हैं कि वे क्वेश्चंस कैसे थे, उनका नेचर क्या था और हमें आने वाली परीक्षाओं में किन सारे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, किन एरियाज़ पे थ्रस्ट देना है और अपनी तैयारी को क्या शेप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज़ the process that continually adds a new crust is the process. Option A subduction, B earthquake, C sea floor spreading and D convection. So as you can see यहाँ पे 5 ऑप्शंस नहीं, सिर्फ 4 ही हैं। और हाँ, ये मैंने बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। दिस इज द सेट ए, उन्होंने वही अपलोड किया है। यू पीपल कैन ऑल्सो डाउनलोड इफ़ यू हैव नॉट टेकन द एग्जामिनेशन टू सी के क्वेश्चंस कैसे हैं और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। ये सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे नया क्रस्ट बनता है। तो अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी फ्रेंड्स, तो आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। ये थ्योरी दी गई है हैरी हेस के द्वारा और अमंगस्ट ऑल द थ्योरीज दैट वर गिवन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ दिस एंटायर अर्थ एंड दिस इन दिस जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी, जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी है, मैकेंजी पाकर मॉर्गन की, और बहुत सारी दूसरी थ्योरीज पढ़ी हैं। तो उन थ्योरीज को पढ़ते वक्त जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे नया क्रस्ट बनता है। तो हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में ये प्रोसेस पता चलता है जिससे कि नया क्रस्ट बनता है। ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन में डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक रफ आइडिया देती हूँ कि हमारी जो अर्थ है ना, इसकी क्रस्ट को 2 किस्म की क्रस्ट में बांटा गया है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। वो जिनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं और वो जिनके ऊपर ओशंस हैं। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो लाइटर है एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो हेवियर है, ठीक है। और ये जो क्रस्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग बाउंड्रीज बनाती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड लेटरल बाउंड्रीज एंड ऑल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा आइडिया रखें इस थ्योरी के बारे में कि हेवियर प्लेट जो होती है वो लाइटर प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है और नीचे मैग्मा बन जाती है वापस मॉल्टन के साथ मेल्ट होकर के। बिकॉज ऑफ द हाई हीट प्रेजेंट डाउन इन द मैंटल लेयर, द क्रस्ट विच इज़ हार्ड, इट सबड्यूसेस और गेट्स सबडक्टेड अंडर द लाइटर क्रस्ट, द लाइटर वन विच इज़ द ओशनिक क्रस्ट। और फिर ये अपने मोल्टन फॉर्म में एक्सेस हीट और एक्स्ट्रा हीट की वजह से फिर ऊपर राइज करती है एंड यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और मैग्मा बाहर निकल के लावा के फॉर्म में अर्थ पर आता है, नया क्रस्ट बनाता है, ये सॉलिडिफाई करेगा एंड देन दस वी हैव अ न्यू क्रस्ट। सो इन दिस वे देयर इज न्यू क्रस्ट फॉर्मिंग एंड द ओल्डर वन गेट्स सबडक्टेड, दिस वन गेट्स सबडक्टेड एंड मेल्ट्स डाउन टू फॉर्म द न्यू मोल्टन मैग्मा एंड देन दैट कम्स अप। तो ये पूरा प्रोसेस एक बार में बताना बड़ा मुश्किल है। इस प्रोसेस में कन्वेक्टिव हीटिंग इन्वॉल्व है, अर्थक्वेक भी फील होती है, देयर आर वेरी मेनी फिनोमिनाज। सो इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक इटसेल्फ टू स्टडी। बट इस प्रश्न के जवाब में अगर आपको आइडिया है, आपने पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी, तो आप ये आराम से डिड्यूस कर पाएंगे कि दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोसेस। तो द एंटायर प्रोसेस इज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी से नया क्रस्ट बन रहा है जो हमारे ओशन फ्लोर पे रिजेस मिलते हैं ओशनिक बेड के ऊपर, वो इसका बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द थ्योरी दैट स्टेट्स द पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट are in constant slow motion driven by the movement in the mantle. See again a question from geomorphology guys, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट एरिया मार्क कर लीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये बोल रहा है प्रश्न के वो कौन सा थ्योरी है जिसके हिसाब से अर्थ के क्रस्ट के पीसेस, तो हमें पता है अर्थ के क्रस्ट को पीसेस में बांटा गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर।
This itself makes this clear, but still, the pieces of earth crust are in constant slow motion driven by the movement in the mantle. और mantle क्योंकि molten layer है, उस layer में movement होने की वजह से उसके ऊपर जो crust है उसके अंदर भी movement हम देखते हैं. तो ये थ्योरी दी गई है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, जो कि मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने दी थी. 1967 के आसपास दी गई थी ये थ्योरी. बाकी ऑप्शंस है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ पैंजिया एंड द थ्योरी ऑफ बाउंड्रीज. Theory of Pangaea has no relation to this, although it was said that the earth was entirely a big landmass called Pangaea, which later on divided into Laurasia and Gondwana, जो कि आप आगे पीछे पढ़ेंगे, तो आपने अगर पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी तो आपने देखा होगा. And you can learn about this from the NCERTs and all. एंड देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे, वो एक बार एक समय में once you know long ago they were into one piece and then they drifted apart the continents, and ये ड्रिफ्ट होते होते आज जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं जिस तरह से वैसे आए हैं अपने प्रेजेंट स्टेट में. तो ये थ्योरी थी. लेकिन जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी थ्योरी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि क्रस्ट जो है स्लो मोशन मूवमेंट में है ओवर द मैंटल. तो वो होगा द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट आई हैव दिस. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स as well as that of geography, because that included certain geographical locations of India which needed to be known for by the students to answer this question. That's why I've taken it here. This could be a part of current affairs also. This question says, in the context of shipwreck tourism, shipwrecks in Indian waters have been explored at Suchi Reef, Army Shoal and Grand Island. Because these areas are part of Indian subcontinent, इंडिया का हिस्सा है, इसलिए हमें इनकी लोकेशन पता होना, इनकी जोग्राफी पता होना इम्पॉर्टेंट है. ऑल्दो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड था कि टाइटैनिक की शिपरेक टूरिज़म के लिए जो टाइटन नाम का शिप चला था वो खुद सबमर्ज हो गया. उसके एक्सीडेंट के बाद शिपरेक टूरिज़म काफ़ी चर्चा में था. सो इट वाज थॉट कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन आइडिया कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे शिपरेक टूरिज़म होती है. तो इंडिया के अंदर सूची रीफ, आमी शोज़ और ग्रैंड आइलैंड में होती है. और ये जो लोकेशंस हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है. ऑप्शन ए ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, एंड सी ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड डी ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा. ये जो एरियाज़ हैं सूची रीफ, Army Shores and Grand Island, these are located off the coast of Goa. Let's move to the other question. Yes, this is a very classic question from geography. This is a question of world geography, जिसमें हम world physical geography देखते हैं. The terrains, hill ranges, mountains, etc., the rivers and drainage, उस पोर्शन से क्वेश्चन है. तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इंटरनेशनल रिवर्स, उनकी ड्रेनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टडी करना. इट इज़ अगेन एन एरिया ऑफ थ्रस्ट. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शन 1 है लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया. नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज लेक विक्टोरिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. जो पहली है वो है लेक सुपीरियर, जो कि फ्रेश लेक्स में से आती है, अमेरिकन फ्रेश लेक्स में से, और दूसरे स्थान पर विक्टोरिया लेक है. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका. दिस इज़ करेक्ट, ये अफ्रीका के ग्रेट लेक्स में से आता है. थर्ड है इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड कीनिया. सो अगर आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ड्रेनेज, तो उसमें बड़ी जो वर्ल्ड की सारी नदियाँ उनको तो पढ़ना होता ही है, चाहे लेक सुपीरियर हो, लेक विक्टोरिया हो, मिशिगन हो, कैस्पियन सी एट्सेट्रा. इन सब को पढ़ते वक्त हम इनका ड्रेनेज पैटर्न ये सब पढ़ते हैं. विक्टोरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि ये 3 कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, जिसके लिए लोग कुट या टुक ये चीट कोड इस्तेमाल करते हैं. आप निमोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और अगर आपको वैसे याद है तो इवन बेटर.
तो यहाँ पे जो रवांडा है ना ये गलत दिया हुआ है। तंजानिया, युगांडा, कीनिया, सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ को ही बॉर्डर करती है विक्टोरिया रिवर, ठीक है। बाकी रवांडा इज़ रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन अगैन बिकम्स रॉन्ग। सो 1 और 2 रॉन्ग हो जाने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पर फिर भी हम देख लेते हैं अगला पार्ट। अगला स्टेटमेंट कहता है द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज़ द नाइल रिवर विच एग्जिट्स द लेक नियर जिंजा इन युगांडा। और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि विक्टोरिया जो रिवर है, विक्टोरिया जो लेक है, इससे नाइल रिवर ही इकलौता आउटफ्लो है। इसमें इनफ्लोस दूसरी भी नदियां हैं, लेकिन इससे निकलती ही सिर्फ एक ही नदी है, नाइल रिवर है, और इसकी लोकेशन भी यही है, युगांडा के पास जिंजा से निकलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ऊपर इनकरेक्ट दिए हुए हैं। तो आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग एंड द थर्ड वॉज ऑल्सो रॉन्ग। इस बेसिस पे इनकरेक्ट का ही आंसर करना है हमको, ठीक है। सो 1 and 3 thus become the wrong. This is the answer. Clear? Next question. Consider the following statements regarding heat wave. Heat wave के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degree Celsius or more for plains. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches 40 degree Celsius or more for hilly regions. Now, if you have seen any past year question of UPSC, आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी बेहतर आइडिया होगा, और नहीं है तो आइए आप साथ में एक आइडिया बना लेते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे। यहाँ जो 2 डेफिनेशंस दिए हुए हैं इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। जो पहली स्टेटमेंट है 30 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन, ये रॉन्ग है। दिस फिट्स फॉर द हिली रीजन। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव की कंडीशंस कम टेम्परेचर पे जनरेट हो जाती हैं, और जो 40 डिग्री सेल्सियस है ये प्लेन्स के लिए होगा। सो द डेफिनेशंस हैव बीन इंटरचेंज्ड फॉर द गिवन टेम्परेचर कंडीशंस। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हीट वेव कंडीशंस बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो प्लेन्स में ज़्यादा है, क्योंकि प्लेन एरियाज़ उनका ऑल्टीट्यूड लो होता है एज कम्पेयर टू हिली एरियाज़। Hilly areas have higher altitude as compared to plain areas. So sunlight reaches here with high intensity. So even with the smaller temperatures like 30 degree Celsius, गर्मी का महसूस होना, feeling of hotness or heat is more here. और बिकॉज ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे सेम ही डिस्टेंस पे सन है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है हीट की वो कम आ रही है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर को यहाँ पे पैमाना रखा गया है हीट वेव का, ठीक है। इन्होंने इंटरचेंज कर दिया था स्टेटमेंट। तो इस तरह से द क्वेश्चन आस्क्स कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज पोलिटिकल जोग्राफी और वी कैन से मैपिंग है, सिंपल मैपिंग कि कौन से कंट्री और उसके अंदर क्या क्या स्टेट्स या उनके कौन से प्रोविंसेस हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। मैपिंग का क्वेश्चन है, सिंपल। सो एमिरेट्स ऑफ UAE आर, क्योंकि हमें पता है कि जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये 7 एमिरेट्स या 7 स्टेट्स से बना हुआ है, उनके नेम यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, रस अल खमाया। बिकॉज यहाँ पर हमें दिख रहा है एक ऑप्शन जिसमें सारे के सारे स्टेट्स डिस्कस्ड हैं। लेट्स मूव टू द अदर ऑप्शन, ऑप्शन बी। दिस सेज दुबई, शारजा, अजमान, जद्दा, कुवैत, बहरीन, अल अक्वैन। यू कैन सी जद्दा जो है ये सऊदी अरेबिया में एक सिटी है, कुवैत एक अलग कंट्री है ऑल टुगेदर, और बहरीन भी एक कंट्री ऑल टुगेदर। तो ये एमिरेट्स तो नहीं हो सकते UAE के। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज अल क्वैन, फुजैरा, रास अल खैमा, रियाद, दमन, तैफ एंड दुबई। रियाद अगैन ये सऊदी अरेबिया का एक शहर है, ये UAE का पार्ट नहीं है, ये गलत है।
क्योंकि रियाद, जद्दा जो ऑप्शंस ऊपर दिए हैं, बहरीन, कुवैत, दे आर वेरी मच इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन डायस्पोरा देयर एंड द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द मिडल ईस्ट। तो हमें इन टर्म्स से, इन सिटीज़ के नाम से फेमिलियर होना पड़ता है कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो रियाद और जद्दा और कुवैत को एलिमिनेट करना आसान है। आप देख सकते हैं इन्होंने दूसरे देशों के सिटीज़ के नाम इसमें घुसा के मतलब डाल के रखे हुए हैं, और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, टू पिक आउट कि कौन से गलत हैं। तो डी ऑप्शन देखते हैं इसमें, शारजा, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, बहरीन, कुवैत। इवन इफ़ यू डू नॉट नो कि वो 7 अमीरात स्टेट्स कौन से हैं, इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे ना। इसमें देखिए बहरीन फिर दूसरी कंट्री का नाम है, कुवैत भी दूसरी कंट्री है। तो इन ऑप्शंस में इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ और दूसरे कंट्री के सिटीज़ को डाल के रखा हुआ है, इसलिए एलिमिनेशन से वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन आफ्टर नॉट नोइंग के वो कौन से 7 एमिरेट्स हैं जो यूएई के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खमाया, ये सारे एमिरेट्स हैं यूएई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन जोग्राफी। इंडियन में फिजिकल जोग्राफी, फिजिकल इंडियन जोग्राफी, और उसमें ड्रेनेज का क्वेश्चन है, ये रिवर्स का क्वेश्चन है। हम लोग अक्सर जो है जो हिमालयन रिवर्स होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उस पर ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं पढ़ते वक्त, बट वी शुड नॉट नेग्लेक्ट आर डेक्कन और द प्लेटो रिवर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुवर्ण रेखा पे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना होगा कि हमें सारे ही इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स पे भी अच्छे से, लेफ्ट फ्लोइंग, राइट फ्लोइंग रिवर्स पे अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ना है, उनके ओरिजिन को, और वो कहाँ जा कर के फ्लो करती हैं, किस नदी में, किस सागर में मिलती हैं, किस लेक से इमर्ज होती हैं, किस हिल से इमर्ज होती हैं, सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा एरिया ऑफ थ्रस्ट हो गया इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। लेट्स सी द ऑप्शंस के ये पूछ क्या रहे हैं कि रिवर सुवर्ण रेखा इट ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज, ये कौन सी नदी, कौन सी गांव के पास से इमर्ज करती है। ऑप्शन ए है ओरमांझी, बी है मंदर, सी है हेगल, डी है नगरी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, नगरी। ये रांची के पास पड़ता है नगरी विलेज, और वहाँ से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। देखिए ये क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, नोबडी कैन गेस इट। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें येस और नो सिचुएशन होती है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। सो इफ़ यू हैव नो आइडिया, आई थिंक देयर इज़ नो चांस ऑफ गेसिंग हियर। आता होगा तो आप इसे कर सकते हैं, इसलिए आई सजेस्ट कि आप रिवर्स और ड्रेनेज अच्छे से करके जाएँ, स्पेशली द ओरिजिन एंड देन द फ्लो ऑफ द रिवर, वो कहाँ जाकर मिल रही हैं। For this question, the correct answer is Nagri. It is in Jharkhand. Next question is, which of the following national parks or wildlife sanctuaries are in Bihar? इनमें से कौन बिहार के अंदर लोकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है? पहला ऑप्शन है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यस, इट इज़ प्रेजेंट इन दी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सेकेंड है दुधवा नेशनल पार्क। जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिहार में नहीं है। तीसरा है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो राजस्थान में है, गजनेर। चौथा है भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज़ करेक्ट क्योंकि ये मुंगेर में है। ठीक है, अगर आपने बिहार जोग्राफ़ी पढ़ा होगा, बिहार जोग्राफ़ी के लिए मैं अरिहंत की बुक प्रेफर करती हूँ। आप KBC नैनो पढ़ सकते हैं, बिहार समग्र, या फिर क्राउन पब्लिकेशन, एनी बुक, सब में दिया हुआ है। आपको बिहार की मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए। कुछ 12-15 ही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मेजर हैं, उनके नाम याद रह सकते हैं आसानी से। तो इसमें से हमें दिख रहा है कि दो ऑप्शंस 1 और 4 आर करेक्ट। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर बताइए कोड्स को देख करके। तो 1 और 4 किस में? ऑप्शन ए हैज़ 1 and 4, बाकी ऑप्शंस में है नहीं, सो वी हैव दिस ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो अगेन बिहार ड्रेनेज, बिहार नेशनल पार्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बिहार जोग्राफी में ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे से हम इस वाले टॉपिक को और ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन इज़ अ वेरी important organism for civil services aspirants to be studying, because इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। UPSC का तो फेवरेट है, ऐसे एनिमल्स जिनको नेशनल एक्वाटिक एनिमल या इस तरह का दर्जा दिया गया है, जो हेडलाइंस में रहते हैं, जो IUCN एंडेंजर्ड लिस्ट में हैं। सो बिकॉज गैंगेटिक डॉल्फिन इज़ ऑफन आस्क्ड इन UPSC और दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है,
तो ये ऑलरेडी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम बीपीएससी में एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बट द टाइम्स हैव चेंज, द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड हैव एग्जाम हैव चेंज। सो लेट अस लुक एट दिस एंड अंडरस्टैंड कि हाउ वी नीड टू चेंज आवर प्रिपरेशन नाउ। सो द फर्स्ट ऑप्शन ओवर हियर इज the Gangetic River dolphin has been categorized as endangered under the IUCN Red List. This is correct. ये जो है endangered है Gangetic dolphin। हमें IUCN Red List में important जो additions होते हैं, जो important changes होते हैं, वो देखते रहना पड़ता है। एग्ज़ाम के पहले एक बार आप देख लिया करिएगा कि कोई नए ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया है क्या, और पुराने जो फेमस ऑर्गेनिज्म थे क्या उनकी स्टेटस में कोई चेंज आया है। Next we move to second option. It says it does not have a crystalline eye lens rendering it effectively blind. तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसकी कोई आई नहीं है और ये इस तरह से इफेक्टिवली ब्लाइंड रह जाती है, इसको कुछ दिखता नहीं है। ये मोस्टली जो है आई के बगैर अपने दूसरे सेंसेस को इस्तेमाल करती है, एकोलोकेशन को इस्तेमाल करती है नेविगेशन के लिए। थर्ड ऑप्शन उसी से रिलेटेड है कि नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग एकोलोकेशन। This is also correct. And the fourth option is it has been recognized as India's national aquatic animal. अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। एकोलोकेशन जो है वो साउंड के थ्रू किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। बहुत ऑर्गेनिजम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। वो एक दूसरे को साउंड फ्रीक्वेंसी से और दूसरी फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके आसपास कितनी बड़ी बॉडी है, इफ़ इट्स अ बिगर बॉडी और स्मॉलर साइज बॉडी, एंड दस दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ डेंजर नियर अराउंड और इफ इट्स देयर स्कूल और देयर ग्रुप ओनली। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इट, इट्स ओके, अदरवाइज इतना फाइन है कि आपको पता होना चाहिए कि दे कांट सी, वो एकोलोकेशन से नेविगेट करती हैं। तो ये चारों ही ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। इसलिए आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर दे आर आस्किंग करेक्ट और इनकरेक्ट। Which of the above statement are correct? So since we saw all the statements were correct, the option comes out to be option D, all of the above. The other question again from Bihar geography, and that too drainage. So Bihar drainage again friends बहुत important है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसके ऊपर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे जितना हो सके, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। बिहार ड्रेनेज, बिहार मिनरल्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बिहार एग्जाम के लिए। क्वेश्चन सेज द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, गंडक नदी को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है बूढ़ी गंडक, बी है महानंदा, सी है नारायणी, डी है पुनपुन। देखिए, बूढ़ी गंडक तो अलग ही रिवर है ऑल टुगेदर, जो कि गंडक नदी में मिल जाती है, तो ये हो नहीं सकता। महानंदा अलग नदी है, इसकी तिस्ता और रायदक अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। दिस फ्लोज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। और नारायणी जो है ये सही ऑप्शन है, नारायणी इज़ द नेम ऑफ रिवर गंडक। और पुनपुन जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये फतुहा में जा कर के मिलती है गंगा से। तो ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए और द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ नारायणी, गंडक रिवर का दूसरा नाम। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मैंने कहा था बिहार मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट, सो अगेन वी गॉट अ न्यू एरिया ऑफ थ्रस्ट। हमें मिनरल्स पढ़ना है। जब हम बिहार की बुक ओपन करके पढ़ेंगे तो हम ड्रेनेज और मिनरल्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस जो हैं, ए है मुंगेर, बी सारण, सी जमुई, सी सिवान एंड डी जमुई। गोल्ड रिजर्व्स जो हैं ये जमुई में पाए जाते हैं, इसका सही जवाब होगा जमुई, ठीक है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन डी माफ़ कीजिएगा, द त्रिवेणी कनाल, नेक्स्ट क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, द त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इनमें से किन नदियों पर त्रिवेणी कनाल बनाई गई है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली बार नहीं पूछा गया है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। इस सवाल को हल करना आसान था। पहला ऑप्शन है कोसी नदी, दूसरा है सोन, तीसरा गंडक, चौथा मयूराक्षी। तो हम सबको पता है कि त्रिवेणी कनाल वेस्ट चंपारण में गंडक नदी के ऊपर बनाया गया है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर इज ऑप्शन सी, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील।
So they are talking here about the Africa and the South America. तो हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात हो रही है. घाना हमारे अफ्रीका में है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इट, और ब्राज़ील तो है हमारे साउथ अफ्रीका के मेन लैंड मास में नॉर्दर्न साइड में पड़ता है. और यहाँ पे क्वेश्चन इन दोनों के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील में गोल्ड बेरिंग वेन्स मिलती हैं और घाना में गोल्ड के रिच प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं. यहाँ पे भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है. दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है रीज़न दे करके. इस स्टेटमेंट का ऊपर दिए गए असर्शन का जो रीज़न है वो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट. तो जैसा कि ऊपर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था कि उसमें अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ते हैं, उस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा. तो जब एल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे रहे थे उसमें उन्होंने काफ़ी सारे कारण बताए थे जिन पे उन्होंने ये स्टडी को बेस किया था कि जो एक समय पहले सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज के वो एक लैंड मास में थे, बाद में उन्होंने ड्रिफ्ट अपार्ट करके अपनी आज की पोजीशन अचीव की है. तो जब सारे एक साथ थे सारे लैंड मासेस, उस समय जो एरियाज़ एक जैसे डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट्स या फॉसिल डिपॉजिट्स रखते थे, उनके ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाने के बाद भी उनके अलग हुए हिस्सों में हमें सेम किस्म के डिपॉजिट्स मिलते हैं, सेम फॉसिल्स, सेम मिनरल्स मिलते हैं. उसका एक प्रूफ है ये दिया हुआ रीज़न. आप देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जो कि बता रहा है कि घाना कोस्ट और ब्राज़ील में मिलने वाले प्लेसर डिपॉजिट्स और गोल्ड वेन्स ये बताते हैं कि दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट. क्योंकि ये स्टेटमेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड है और उसके दिए गए रीजंस, उसमें साइड किए गए रीज़न से रिलेटेड है और ये सही है, इसलिए दिस इज़ करेक्ट, द असर्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड द रीज़न ऑल्सो करेक्ट. साथ के साथ ये रीज़न सही रीज़न भी है. ऑप्शंस देख लेते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And option C, A is false but R is true. Option D, A is true but R is false. क्योंकि ऊपर दिया गया assertion और reason दोनों ही correct है और reason जो है वो assertion का सही explanation भी है, इसलिए option A सही हो जाता है. So friends, it's very important that you understand कि जब एक पेपर में 3 सवाल जियोमॉर्फोलॉजी से हैं, थ्योरीज से हैं, अर्थ की फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप उन टॉपिक को अगले परीक्षाओं के लिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे. प्लीज़ मेक दिस a note and take this and keep this in mind. Let's move ahead to the next question. Again, Bihar geography. Bihar's geographical structure consists of rock system. Match the rock system with the description. तो आइए डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं. ए, धारवाड़ रॉक सिस्टम, और यहाँ पर हमें दिए गए हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शंस. बी है विंध्यान, सी है क्वाटरनरी और डी है टर्शरी. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन एंड ट्राई टू मैच देम. पहला है क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ अलूवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर. तो वो कौन से रॉक सिस्टम हैं बिहार के जो कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के डिपोजिशन से, अलूवियम के डिपोजिशन से बने हैं. तो हमें पता है कि जो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है जो कि मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करता है हमारे लैंडमास का, जो सबसे नया है बिहार की जोग्राफिकल लैंडमास का, पूरे प्लेन एरिया का जो हमारा एरिया है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है. ये सबसे नया सिस्टम है. ये साउथ से आई हुई जो पेनिनसुलर रिवर है उनके डिपोजिशन और नॉर्थ से आई हुई अलूवियम हिमालयन रिवर के अलूवियल डिपोजिशन से बना है. तो ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम की डेफिनेशन है. सेकेंड है कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. तो बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस, मैं रफ सा बिहार का मैप बना रही हूँ, आई मे नॉट बी गुड एट इट, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर मैं ये बिहार का रफ मैप बनाती हूँ तो इस एरिया में हमको ना वेस्ट चंपारण के इस एरिया में हमें मिलते हैं टर्शरी रॉक सिस्टम्स. ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है दैट कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण, ये टर्शरी रॉक सिस्टम के लिए है. हमें टर्शरी रॉक सिस्टम यहीं पे मिलती है जो हिमालय के
पाइडमोंट, या कह सकते हैं कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे जिस तरह का रॉक सिस्टम मिलता है उस तरह का यहाँ पर है। यहाँ पे ट्राइबल्स, थारू ट्राइब्स पाए जाते हैं, और ये दूसरे सबसे नए लैंड फॉर्म्स में से एक है, सबसे नए रॉक सिस्टम्स में से एक है। सबसे नए हमारे क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम जो कि ऑल ओवर द बिहार प्लेन पाए जाते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस। नाउ लेट्स लुक एट द अदर स्टेटमेंट, थर्ड वन, पार्ट ऑफ द आर्कियन ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। तो ओल्डेस्ट जो है वो बिहार के अंदर धारवाड़ रॉक सिस्टम है, और इसकी लोकेशन है ये यहाँ साउथ बिहार में, ये गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, इस एरिया में हमें धारवाड़ रॉक सिस्टम के वो मिलते हैं, लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, लैंड मास मिलती है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द सैंडस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट एंड शेल आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस रॉक सिस्टम। सो बचा है विंध्यन रॉक्स, और यही सही जवाब है। जो विंध्यन रॉक सिस्टम है ये हमारे रोहतास और कैमूर वाले इलाकों में मिलता है, यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरह से हमने मैच कर लिया है। अभी इन ऑप्शंस को देखते हैं। सो हियर वी कैन सी ए मैचेस ऑप्शन डी, बी मैचेस ऑप्शन 4, ए मैचेस 3, बी मैचेस 4, सी मैचेस 1 एंड डी मैचेस 2। इस तरह का कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा नीचे। लेट्स सी, A3, B4, C1 and D2. Option A is correct over here. And this could have been solved this way. इसलिए बिहार जोग्राफी, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी, उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, अलग अलग लैंड मासेस, कहाँ पे क्या पाया जाता है, मिनरल डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective? Comprising 21 islands with estuary, beaches, forests, of the nearshore environment, seagrasses, coral reefs, salt marshes and mangroves. ऑप्शन है, ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मन्नार, बी नंदा देवी, सी सुंदरबंस एंड डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी में ऐसे ही स्टेटमेंट दी हुई है जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए तो, और वो डिस्क्रिप्शन है किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व की। उसके साथ साथ ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है। ये 68th बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न था, और इस प्रश्न के इसको एज इट इज़ इस प्रश्न को पूछ दिया गया है। ऑप्शंस भी सेम ही डाल दिए गए हैं, कोई मेहनत नहीं है इस प्रश्न को फ्रेम करने में, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिन लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है, जो बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। दे आस्किंग कि यहाँ पे एस्चुरीज भी हैं, बीचेस भी हैं, फॉरेस्ट हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स हैं, सी ग्रासेस हैं, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव सब हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका सही जवाब है। ये एरिया हमारे ये सदर्न इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये वाला एरिया पे, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार पाया जाता है। ये यूनिक लैंड फॉर्म है, ये यूनिक लैंड मास है जहाँ पर हमें ये सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स, ये सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार में। एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फिर जहाँ हिली एरियाज़ हैं, क्योंकि ये एक हिली बायोस्फीयर रिजर्व है, माउंटेन पे लोकेटेड है, यहाँ पे कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और मार्शेस के होने की संभावना कम है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सुंदरबंस में वी नो कि वी कैन फाइंड मैंग्रोव्स, येस वी कैन फाइंड मार्शेस, ग्रासेस, आइलैंड्स, बीचेस, बट कोरल रीफ्स आर एब्सेंट। एक बहुत टिपिकल फीचर है सुंदरबंस का, अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद आप जान जाएंगे। सुंदरबंस में कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको ये पता होता तो आप सुंदरबन को भी एलिमिनेट कर देते। सो 2 ऑप्शंस गॉन। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, अगेन अ फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर कोरल रीफ्स और मार्शेस और मैंग्रोव्स का होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर सकते थे, और गल्फ ऑफ मन्नार सही आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक और क्वेश्चन। What is the local time of Thimphu, Bhutan, located at 90 degree east longitude, when the time at Greenwich is 0 degree, that is 12 noon? तो जब आपने ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़े होंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे, तो उस टाइम पे टाइम कैलकुलेशन भी पढ़ना होता है हमें। वी नो कि हमारी जो अर्थ है वो 360 लॉन्ग मेरिडियंस में
डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको लॉन्गिट्यूड्स में हमने डिवाइड किया है। और धरती को एक चक्कर पूरा करने में सूरज के एक रोटेशन लेने में अराउंड इट्स एक्सिस 24 आवर्स लगते हैं। तो ये 24 आवर्स और इस 360 डिग्री के इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए कितना समय लगता है। सो इफ़ यू नो दिस देन ओके, एल्स आई एम गोइंग टू टीच इट हियर ओनली। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इतना पता होता कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो यू कैड सॉल्व इट इवन इफ़ यू हैड फॉरगॉटन द फॉर्मूला। ऑल्दो इसका एक फॉर्मूला है। तो देखिए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के 60 मिनट होते हैं, इस हिसाब से टोटल हमारे पास आ जाते हैं 1440 मिनट्स एक दिन के अंदर, ठीक है। और मतलब हमें पूरी 360 डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे अर्थ को 1440 मिनट्स लगते हैं। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को कितना समय लगेगा ये पता कर लेंगे अगर हम। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि 90 डिग्री तक मूव करने में कितना समय लगेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल टाइम को डिग्री से डिवाइड करना होगा और ऐसा करने से हमें जवाब मिलता है 4, ठीक है। तो 1 डिग्री मूव करने में हमारी अर्थ को लगते हैं 4 मिनट। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 90 डिग्री मूव करना है, तो 90 गुणा 4, इट कम्स आउट टू बी 360 मिनट्स। एंड यू नो कि 1 मिनट के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, सो वी डिवाइड 360 विद 60, वी गेट 6 आवर्स। सो 90 डिग्री मूव करने में 6 घंटे लगेंगे। कितने? 6। तो ग्रीनविच पे जो कि सेंटर है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लोकेशन पर लाई करता है, वहाँ जब 12 बज रहे हैं तो 12 के बाद हम 6 जोड़ देंगे उसमें, तो 6 बज रहे होंगे। लेकिन क्या ये दिन के 12 हैं कि शाम के 12 हैं? सवाल में है नून। तो हमारे भूटान में जो कि 90 डिग्री ईस्ट है, वहाँ शाम के 12 बज रहे होंगे, मतलब 6 PM हो रहा होगा। तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन ए 6 PM इज द करेक्ट आंसर। दिस वे यू कुड हैव कैलकुलेटेड इट। Next question. Which of the following statements is correct? First, natural gas is found in Dharwad rock system. B, mica is found in Koderma. C, Kadapa series is famous for diamonds. D, petroleum reserves are found in Aravalli. तो हमें पता है कि नेचुरल गैस नहीं मिलते धारवाड़ रॉक सिस्टम में, ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। नेचुरल गैस तो गोंडवाना लैंडफॉर्म में, गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत है। माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा, यस, माइका को कोडरमा कैपिटल कहते हैं। कडप्पा सीरीज इज़ फेमस फॉर डायमंड्स, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये भी अपने मिनरल्स के लिए, दूसरे मिनरल्स के लिए फेमस है। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली, नहीं, अरावली में कोई पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं मिलते हैं इंडिया में। वो तो बहुत पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, इग्नियस प्लूटोनिक रॉक्स से बने हुए, तो उनके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं मिलते। तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस द करेक्ट वन इज़ माइका। और जब हम बिहार के बेसिक मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और अर्स्टवाइल बिहार को देखें, कोडरमा जो कि आज के टाइम पे झारखंड में लाई करता है, वहाँ पर इसको माइका का कैपिटल बोला जाता है। बहुत ज़्यादा माइका की प्रेजेंस है, अबांडेंस में वहाँ पे मिलता है माइका। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा। Let's look at the other question. How many latitudes are there on the globe drawn at 1 degree interval? The question asks कि कितने latitudes हैं। तो हमारा ये ग्लोब है, sorry the drawing is very poor. So if we take this earth which is a geoid not a sphere, क्योंकि ये यहाँ और यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, चपटा है, इसलिए इसको geoid कहते हैं शेप को, ठीक है। तो अगर हम लैटिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद हमें पता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक है, और फिर 90 डिग्रीज हम बनाते हैं साउथ पोल तक लैटिट्यूड्स। 90 ऊपर 90 नीचे सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर में, और एक हमारा ये इक्वेटर वाला, ठीक है। तो 90 90 180 + 1 इट कम्स आउट टू बी 181 लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में 180 है, बी में 178 और सी में 179। डी जो ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि 181 लैटिट्यूड्स होते हैं और यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वो ऑप्शन। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज, सो अगेन 300 मीटर्स, ऑप्शन बी 150 मीटर्स, ऑप्शन सी 30 मीटर्स। इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है,
इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज 300, 150, 30 इनमें से कोई भी मीन सी लेवल से कोसी की हाइट नहीं है. इट इज़ समथिंग एल्स एंड दैट वैल्यू इज स्टिल not easy to find. तो once I come up with this, I'll add it into the comment के क्या है उसकी exact average height, because I was not able to find it by the time I was shooting this video, I was recording this video. और शायद ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल होने वाला है जिसके ऊपर काफ़ी questions raise हो सकते हैं, but let's see. But the answer to this question is going to be option D only. Next question. On which plateau the Tropic of Cancer and the Indian Standard Time line intersect each other? तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 23.5 डिग्री भारत में क्रॉस करता है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा और बहुत सारे स्टेट्स को होकर के गुजरता है. और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में. कहाँ? छत्तीसगढ़ में. अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बघेलखंड, ऑप्शन सी है मालवा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो अगर मैं मेनलैंड इंडिया का एक छोटा सा मैप बना के दिखाने की कोशिश करूँ, मुश्किल हो रहा है इस पर, तो मालवा जो है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे लाई करता है. बुंदेलखंड समवेयर अराउंड हियर एंड बघेलखंड इज़ अराउंड छत्तीसगढ़. तो इन सभी ऑप्शंस में से वो जगह जहाँ पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो है बघेलखंड प्लेटो. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. If you had an idea about the location of Malwa, which is more westwards, and Bundelkhand, which is more northwards, at the same time westwards, you could have easily eliminated and reached to Baghelkhand. ठीक है, बघेलखंड प्लेटो पे छत्तीसगढ़ बसा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. Which district of Uttarakhand is not situated along the Tibet boundary? अभी जो बारिश हुई थी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई वहाँ के लोगों को और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ. साथ ही साथ जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं, इस वजह से इन स्टेट्स को न्यूज़ में रहना काफ़ी कॉमन है. हिमाचल प्रदेश, भूटान कंट्री का, हमारे सिक्किम स्टेट का और हमारे उत्तराखंड स्टेट का न्यूज़ में रहना काफ़ी कॉमन है, इसलिए इनकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो उत्तराखंड के 3 ही ज़िले हैं जो कि बॉर्डर करते हैं तिब्बत से. यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी नन ऑफ द अबव. तो उत्तराखंड के वो 3 ज़िले जो कि बॉर्डर करते हैं तिब्बत से, वो एक है उत्तरकाशी, बी है चमोली और एक और ज़िला है पिथौरागढ़ जो इसमें मेंशन नहीं है, वो बॉर्डर करता है. उसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर नहीं करता. तो अल्मोड़ा जो है वो बॉर्डर नहीं करता. अल्मोड़ा इज़ मोर टुवर्ड्स द इंडिया साइड. जब हम नॉर्थ इंडिया से दिल्ली की तरफ से उत्तराखंड में एंटर करते हैं, जब जाते हैं उस तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो हमें शुरुआत में अल्मोड़ा वगैरह मिलता है. चमोली उत्तराखंड चमोली एंड उत्तरकाशी आर लिटिल आउटवर्ड्स, दे आर मोर टुवर्ड्स द तिब्बत साइड. इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फॉर दोज हु हैव नॉट ट्रैवल्ड, आप सिर्फ इंडियन मैपिंग के थ्रू, इंडियन स्टेट्स की मैपिंग और उन सब की प्रैक्टिस के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते थे. ज़रा ध्यान देना होगा आगे से जो भी स्टेट्स न्यूज़ में होंगे उनके डिस्ट्रिक्ट मैप पे भी इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अनएक्सपेक्टेड हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को पूछा जा रहा है, बट दे आर आस्किंग इट, सो वी कांट हेल्प इट. वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो, द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स अलॉन्ग विद द स्टेट्स. लेट्स मूव अहेड. फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो. तो अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है. ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है. हम जब क्लाइमेट पढ़ते हैं उसमें हमको पढ़ने को मिलता है एल नीनो इफेक्ट के बारे में, कि कैसे यह मानसून को इफेक्ट करता है, कैसे एल नीनो के साल हमारे भारत में सूखा पड़ जाता है, बारिश की कमी होती है, एवरेज से लो रेनफॉल होना और बाकी परेशानियाँ. तो ये अक्सर हेडलाइंस में रहता है, इसलिए एल नीनो को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है. तो आप उसको देख लीजिएगा, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है ये. एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशंस जिनको हम बोलते हैं एनसो या एल नीनो इफेक्ट, जिसको
और इसका रिवर्स होता है ला नीना, जिसको हम पढ़ते हैं। ये फिनोमेना पैसिफिक ओशन में ऑब्जर्व किया जाता है, सदर्न पैसिफिक ओशन में, ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। तो अगर हम ये साउथ अमेरिका देखें, यहाँ पे पेरू है, इसके अराउंड यहाँ पे हमें एल नीनो दिखता है, एल नीनो फिनोमेना, ठीक है, इस तरफ। सो दिस इज सीन इन द पैसिफिक ओशन, बट ऑप्शंस वर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आइदर यू न्यू इट, यू वुड हैव नोन इट, और एल्स यू वुड नॉट हैव। इससे ज़्यादा और तो कुछ है नहीं। एक और डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। आई डो नॉट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी नोइंग इट इन द एग्जामिनेशन। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट की करंट पॉपुलेशन कितनी है? तो अगर हम सेंसस के हिसाब से जाएं तो उनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, और बाकी सारे डेटा के हिसाब से आई एम गेटिंग डिफरेंट आइडियाज़ एवरीवेयर, बट टू द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कुड डिराइव आउट ऑफ ऑल इज़ 5,98,000। इतने लोग हैं अभी फ़िलहाल गया गया मेट्रो एरिया में। अब ये टोटल गया डिस्ट्रिक्ट का पूछ रहे हैं। सो अगेन दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि करंट पॉपुलेशन कितनी होगी, बट इसका जवाब 5,98,000 है। फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के जो बहुत परेशान करने वाले हैं लोगों को कि इस तरह से पूछ कैसे सकती है कमीशन, बट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। आप क्या हर ज़िले का पॉपुलेशन याद करते चलेंगे? नो। सो आई वुड नॉट से कि एक एरिया ऑफ थ्रस्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बट दीज क्वेश्चन आर जस्ट आस्क्ड फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। तो बाकी सब सवाल जिन पे आप मेहनत कर सकते हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जैसे कि ये फिज़िकल जोग्राफी है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इंडिया का जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी, स्पेशली मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर बिहार जोग्राफी का मैंने बता दिया था, ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूज़ में हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह जिसकी चर्चा हो रही हो, कोई ऐसा इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। ये सारे एरियाज़ ऑफ थ्रस्ट मिले। हमें थोड़ी सी पॉलिटी भी देखनी होगी, वर्ल्ड पॉलिटिकल जोग्राफी देखनी होगी कि जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के अच्छे टर्म्स हैं या जिनके साथ हम डील्स और एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जोग्राफी, उनकी पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि उनके कंट्री के अंदर कौन कौन से स्टेट्स लाया करते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड सा था, एलिमिनेट करके बन जाता। हर देश के स्टेट को आप नहीं याद कर सकते हैं। UAE was askable because the 7 states, the 7 Emirates are quite in talk because of the rotating presidentship जो वहाँ पे होती है। उसके अलावा बिहार जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा उस पर। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वगैरह भी बिहार के देखने होंगे। तो हमने थ्रस्ट एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, सही जवाब लगभग सारे क्वेश्चंस के भी ढूंढ लिए हैं इस वीडियो के अंदर। इतना ही। इसके अलावा बाकी और पार्ट्स के साथ हम आएंगे धीरे धीरे। 69 BPSC की सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, इसमें हम ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हैंडल करने वाले हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिस्कशन वीडियो देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, दे आर राइट और नॉट। और कोई भी एडिशनल चेंजेस होंगे, कुछ और सुझाव होगा तो दैट विल बी एडेड इन द कमेंट। यू मस्ट गो एंड चेक आउट देयर। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।